बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गुलाम मुस्तफा चौधरी प्रोग्राम बात अवानगी के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन, हर साल 8 सितंबर को दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आलमी यौम ख़वानगी मनाया जाता है। इस दिन के हवाले से मुल्क के तमाम शहरों में ख़वानगी में इजाफ़ा करने के हवाले से काम करने वाले अदारे और गैर सरकारी तंजीमें मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद करती हैं। आलमी यौम ख़वानगी सबसे पहले अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली अदारे यूनेस्को ने 1965 में मनाने का ऐलान किया, जिसके बाद 1966 को पहला आलमी यौम ख़वानगी मनाया गया। इस तरह ये दिन बाकायदगी से हर साल आलमी सतह पर मनाया जाने लगा। आलमी यौम ख़वानगी मनाने का मकसद दुनिया भर के करोड़ों नाख़वानदा अफराद को तालीम की अहमियत से रोशनास कराना है, ताकि वो नाख़वानदा अफराद जो अपना नाम तक नहीं लिख सकते, इन्हें ख़वानदगी की उम्मीद दिलाई जा सके। नाज़रीन, काबिल अफसोस बात यह है कि पाकिस्तान का शुमार इन ममालिक में होता है जहाँ स्कूल ना जाने वाले बच्चों की तादाद परेशान कुन हद तक कम है। यूनिसेफ के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 23 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जाते। हुकूमत पाकिस्तान के सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में शरह ख़वानगी 60% है। ये बात अहम है कि हर महज़ब मुआशरे में बुनियादी तलीमी सहूलियात की फराहमी किसी भी बच्चे का बुनियादी हक होता है। पाकिस्तान में भी बुनियादी तालीम हर बच्चे का हक है, लेकिन क्या ये हक हर पाकिस्तानी बच्चे को मिल रहा है? ये जानने के लिए हम HRW न्यूज़ के प्रोग्राम बात अवानगी में अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे। हमारे इस प्रोग्राम में मैडम नहीद ज़ारा शरीक हैं, जिनका ताल्लुक एजुकेशन से अरसा दराज से है, और इसके अलावा वो कई समाजी इदारों से भी मुंसलिक रह चुकी हैं। उनके साथ हमारी दूसरी मेहमान मोहतरमा शैला गुल उमर हैं, जो कई सालों से शोबा तलीम से वाबस्ता हैं और तलीमी मामलात को बखूबी समझती हैं। हमारी तीसरी मेहमान मिस सिद्रा ज़ेब हैं, जो गुज़श्ता कई सालों से तलीम के शोबे से वाबस्तगी रखती हैं और शोबा तलीम पर उनकी गहरी नज़र भी है। तो हम आज के प्रोग्राम में अपने मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़। नाज़रीन, हम आज के प्रोग्राम में जो कि ख़वानगी के आलमी दिन के सिलसिले में हो रहा है, तो अपनी मेहमान मोहतरमा शैला गुल से ये पूछना चाहेंगे कि वो हमें ये बताएं कि पाकिस्तान में शरह ख़वानगी कम होने की क्या वजूहात हैं? बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि पाकिस्तान में जो इस वक्त सबसे ज़्यादा मसला दरपेश है वो है हमें कि हमारे पास अवेयरनेस की कमी है। लोगों में इतना ज़्यादा तालीम के हवाले से, उसकी अहमियत के हवाले से आगाही नहीं है कि उनको पता हो कि तालीम क्या रोल प्ले करती है हमारी ज़िंदगी में और हमें बेहतर इंसान बनाती है। तो जब तक हम अवेयरनेस कैंपेन्स नहीं चलाएंगे, लोगों को इस बात की आगाही नहीं देंगे कि तालीम बहुत ज़रूरी चीज़ है, और जो तब तक जो है हमारे यहाँ बच्चों का जो शरह ख़वानगी है वो लोगों में वो रेट नहीं बढ़ सकता। दूसरे नंबर पे कुछ ऐसे हमारे इलाके हैं जिनमें स्कूलों की कमी है। लोग जो है वो स्कूलों में इजीली आ जा नहीं सकते क्योंकि वो उनके घरों से या तो बहुत दूर हैं या बहुत कम तादाद है। बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता, बच्चों की तादाद ज़्यादा है, सीट्स कम होती हैं। इसके अलावा जो एक अहम वजह है वो है कि हमारे यहाँ सहूलियात, तालीमी सहूलियात का फुकदान है।
اگر بچوں کو ہم اسکولوں میں داخلہ کروا بھی دیتے ہیں تو وہاں پہ سہولیات اتنی نہیں ہیں کہ وہ بچے جو ہے وہاں پہ سروائیو کر سکیں، تو ڈراپ آؤٹ ریٹ جو ہے ہمارا وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے یہاں شرح خواندگی نہیں بڑھ سکتی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ بچیوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کو ایجوکیشن کے ادارے ہیں تو والدین مناسب نہیں سمجھتے کہ کو ایجوکیشن میں اپنے بچوں کو بھیجیں اور شرح خواندگی میں خاتم پائی اضافہ ہو۔ تو یہ وہ ساری وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اسکولوں کی کمی کے آنے جانے کا مسئلہ بچوں کے کرنے کا، اور سب سے بڑی بات جو میں سمجھتی ہوں اس وقت تمام والدین جس کا سامنا کر رہے ہیں وہ ہے تعلیمی اخراجات میں اضافہ۔ اسکولوں کی فیس اتنی زیادہ ہے کہ وہ عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہے، تو جس کی وجہ سے ماں باپ اپنے بچوں کو اگر ایک بچے کا داخلہ کراتے ہیں تو فیس افورڈ نہیں کر سکتے، تو پھر انہیں دوسرے بچے کے لیے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو تعلیمی اخراجات میں اگر کمی ہوگی تو ہم اس سلسلے میں بہت زیادہ ہمیں یہ چیز ہیلپ آؤٹ کرے گی کہ ہم شرح خواندگی میں اضافہ کر سکیں۔ جی بہت اچھا جی، آپ نے ہمارے ناظرین کو اس طرح یہ ایکسپلین کر کے بتایا۔ تو ہم اپنے جو دوسری مہمان ہیں محترمہ مہری زارا صاحبہ، ان سے یہ جاننے چاہیں گے کہ پاکستان میں خواتین میں شرح خواندگی کیوں کم ہے اور خواتین کا رجحان تعلیم کی طرف کیوں اتنا زیادہ نہیں ہے؟ جی بہت اہم سوال ہے سر آپ کا۔ ہمارے معاشرے میں خواتین کو تعلیم دلانے کا رجحان بہت کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا کچھ اس طرح کا سسٹم ہے معاشرے میں کہ بیٹوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور بیٹیوں کو کم دی جاتی ہے۔ بیٹوں کی نسبت بیٹیوں کو تعلیم دلانا اتنا پسند نہیں کیا جاتا، ان کے اخراجات کرنے پیرنٹس اتنا پسند نہیں کرتے، اور یہاں تک کہ ان کو کھانے پینے میں بھی بیٹوں کو زیادہ اچھی چیز کھلائی جائے گی، بیٹیوں کو ویسی چیز نہیں کھلائی جاتی۔ کچھ عرصہ پہلے تک تو یہ تھا پاکستان میں، جب پاکستان بنا ہے اس کے بعد، کہ پردہ بہت زیادہ تھا، اس وجہ سے بھی بیٹیوں کو گھر سے باہر نہیں نکالا جاتا تھا کہ یہ لڑکے بے شک باہر جائیں لیکن بیٹیاں گھر میں ہی گئیں، تو انہیں اسکول جانے آنے میں بہت پرابلم ہوتا تھا، ان کو تعلیم دلانے میں، اور اسکول دور دور ہوتے تھے۔ مین مسئلہ یہ بھی تھا کہ اسکول جو تھے وہ بچیوں کی مطلب گھروں سے بہت فاصلے پہ ہوتے تھے، جس کی وجہ سے وہ لوگ گھر میں مطلب رہنا ان کا پردے کی وجہ سے اور اسکول کے دور ہونے کی وجہ سے وہ نہیں جا پاتی تھی اسکول میں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو جس طرح سے بچیاں محنت کر کے پڑھتی ہیں اس طرح سے لڑکے نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ ان کی بہت ساری ایکٹیویٹیز ایسی ہوتی ہیں جو بچیوں کی نہیں ہوتی۔ بچیوں نے تو گھر میں ہی رہنا ہے اور گھر میں ہی پڑھنا ہے اور گھر میں سارا دن ان کا گزرتا ہے، جبکہ لڑکوں کی تو باہر کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جانا آنا باہر، تو وہ اتنی پڑھائی پہ توجہ نہیں دیتے اور ذرا تھوڑا سا لاپرواہ بھی ہوتی ہیں، جبکہ بچیاں بہت کیئرفلی پڑھتی ہیں، تو کہ بچیوں کو اتنا زیادہ مواقع نہیں ان کو ملتے پڑھنے کے۔ اور معاشرے میں اتنی اویئرنیس کی کمی ہے کہ خواتین کو کم دیا ہے، جبکہ یہ نہیں سمجھا جاتا کہ ایک لڑکی کو پڑھانا پورے خاندان کو پڑھانا، ایک لڑکی کی تربیت اچھی کرنی پورے خاندان کی تربیت اچھی ہوتی ہے اس سے۔ تو اگر ہم اپنی اس اہمیت کو سمجھیں تعلیم کی تو معاشرے میں بچوں کو اچھے مواقع میسر ہوں اور اچھے مواقع دیے جائیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بہترین ایک اچھا اسٹیپ ہوگا، بہت اچھا پڑھیں گی بچے۔ سب آپ نے ابھی ہمارے ناظرین کو بتایا کہ خواتین میں شرح خواندگی کم ہونے کی کیا وجوہات ہیں، تو اب ہم اپنے دوسری مہمان محترمہ شہلا گل عمر سے یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ شہروں کی نسبت دیہاتوں میں شرح خواندگی کم کیوں ہے اور کیا وجوہات ہیں کہ دیہاتوں میں تعلیم کی جانب لوگوں کا کیوں ہے؟ بالکل سر، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جیسا کہ اگر آپ جتنے بھی ہماری آج تک اعداد و شمار کو اکٹھا کرا ہے اس کا جائزہ پیش کیا جائے تو یہ بات واضح طور پہ سامنے آئی ہے کہ شہروں میں جو ہے وہ تعلیمی رجحان بہت زیادہ ہے بنسبت دیہات۔ سب سے بڑی بات تو دیہات میں زیادہ تر ہمارے لوگ جو ہیں وہ کاشتکاری سے منسلک ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ کاشتکاری کرنے کے لیے تعلیم کوئی اتنی خاص ضروری چیز نہیں ہے۔ اگر کسان ہے تو وہ اپنے ماں باپ سے اس کا بیٹا سیکھ لے گا اور وہ کسان بن جائے گا، جبکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر پڑھا لکھا کسان ہے اور ایک ان پڑھ کسان ہے، ان دونوں کی جو فصل کی پیداوار ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دیہاتوں میں بھی اس چیز کو جو ہے وہ کریں۔ اس کی وجوہات کیوں، مطلب ایک تو یہ ہو گئی کہ والدین نے ضروری نہیں سمجھتے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ دوسرا، دیہات میں اسکولوں کی کمی ہے۔ اگر ایک گاؤں ہے تو اس میں ایک
स्कूल बना दिया जाता है तो वो उसकी आबादी के लिहाज से वो नाकाफी है। फिर अगर वो स्कूल है तो वहाँ पे लड़कियाँ और लड़के इकट्ठे पढ़ते हैं, जिसकी वजह से कुछ माँ बाप पसंद नहीं करते कि लड़कियाँ इकट्ठे पढ़ें। तो ये एक वजह है कि देहात में लोग नहीं पढ़ाते अपने बच्चों को। फिर जो इसकी सबसे अहम वजह है कि ट्रांसपोर्टेशन का मसला है। अगर देहात में स्कूल मौजूद हैं तो वहाँ तक अगर सड़क है भी तो सड़क पे चलने के लिए कोई गाड़ी अवेलेबल नहीं है, कोई कन्वेंस नहीं है, तो माँ बाप के लिए रोज़ अपने बच्चों को वहाँ तक पहुँचाना और लाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम। तो इसके अलावा जो है देहात में ये एक बड़ी वजह ये है कि बच्चे जो हैं वो छोटी उम्र से ही काम काज पे लग जाते हैं, तो उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ता है। तो अगर हम इस चीज़ की तरफ खास तवज्जो दें कि लोग वहाँ पे बच्चों को स्कूलों ज़्यादा तादाद में स्कूल खोले जाएँ, असातिज़ा की तैनाती ज़्यादा तादाद में की जाए। एक उस्ताद है वो सारे मज़ामीन पढ़ा रहा है तो उस पर भी बोझ है, तो वो इतने अच्छी तरह वो चीज़ नहीं पढ़ा पाता, तो वालिदैन इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा इशू बनाते हैं कि जी हमारा तो बच्चा जो है वो इतना अच्छा सीख के नहीं आ रहा, तो बेहतर है घर पे रहे। तो ज़रूरत इस बात की है कि स्कूलों की तादाद बढ़ाई जाए, वहाँ पे सहूलियात जो है वो उनको फ्राहम किया जाए। फिर इसके अलावा जब ज़्यादा तादाद में ये सहूलियात के साथ घरों के पास स्कूल होंगे तो माँ बाप का, फिर सबसे बड़ी बात जो है माँ बाप को इस चीज़ का एहसास दिला जाए कि तालीम ज़रूरी चीज़ है। अगर आपके बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो हमारा माशरा होगा, तो हम माशरे को तभी पढ़े लिखे शहरी दे सकते हैं जब हम उनके मसाइल को इन मसाइल को हल कर सकते हैं। एक तीसरी मेहमान है मोहतरमा सिद्रा ज़ेब साहबा, उनसे ये जानेंगे कि शरह ख्वानगी में कैसे इजाफा किया जा सकता है, तो इस बारे में वो हमारे नाज़रीन को बताएं कि उनके ख्याल में शरह ख्वानगी में क्या क्या तरीके हैं जिनसे शरह ख्वानगी बढ़ाई जा सकती है। जी, मैंने वो अपने पाकिस्तान में सबसे पहले जो ऑब्जर्व किया है कि माँ सबसे पहले बच्चे की दर्सगाह होती है उसकी गोद। तो जब माँ ही पढ़ी लिखी नहीं होगी तो आगे बच्चे को कैसे उसको ज़िंदगी गुजारने के तरीके सीखेगी। तो सबसे पहले यही है कि औरतों की पढ़ाई के लिए अब जाहिर सी बात है जो नहीं पढ़ी लिखी माँ है उनको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। हमारे माशरे में एक ऐसी टीम होनी चाहिए, ऐसी वर्कर्स होनी चाहिए, सोशल वर्कर्स, जो घर घर जाके औरतों के अंदर डेवलपमेंट करें, उन्हें बताएं कि तालीम कितनी ज़रूरी है। आप नहीं पढ़ी तो आप देखें कहाँ हैं, आप दुनिया से बहुत पीछे हैं, दुनिया में आगे बहुत तरक्की हो रही है। आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे ऐसे ही पीछे नहीं, इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा तालीम की, उनके अंदर तालीम के लिए उनकी कोशिशें रहें और उनको पढ़ाएं। तो आप सबसे पहले यही है कि वो वर्कर्स उनको गाइड करें मदर्स को। तो जब माएँ पढ़ी लिखी होंगी तो माशरा भी पढ़ा लिखा होगा। जाहिर सी बात है कि माँ के अंदर जब ये चीज़ पैदा होगी कि मेरा बच्चा पढ़ा लिखा हो, चाहे वो बेटी है या बेटा, वो फ़र्क तो ख़त्म हो जाएगा। वो तो ऐसे ही ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाने के माँ का दिल चाह रहा है कि उसका बच्चा पढ़े। तो ये इसमें यही है कि सबसे पहले औरतों की तालीम, जो नहीं पढ़ी लिखी उनके लिए एक अच्छे हमें चाहिए कि टीम बनाएं जो उनको गाइड करें। उसके बाद स्कूलों की कमी है, स्कूलों की मतलब गर्ल्स स्कूल्स की कमी है। वहाँ पे बच्चियों का लिए न मैटर की हाई गर्ल्स स्कूल देहात में, शहर में, हर जगह करने चाहिए और उनकी पिक एंड ड्रॉप का होना चाहिए। स्कूल की फीस इतनी रिजनेबल होनी चाहिए कि हर वालिदैन उसको अफोर्ड कर सकें और पिक एंड ड्रॉप का कोशिश करें। स्कूल को इतने अखराजात, जाहिर सी बात है स्कूल भी अपनी जगह वो बना लेते हैं, लेकिन उनके पास भी इतने अखराजात नहीं है कि वो एक पूरे माशरे के बच्चों को साथ लेकर चलें और उन्हें पढ़ा सकें। उनके लिए तो सब बच्चे एक जैसे होने चाहिए, इसमें कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए कि वो शहर से आ रहा है या देहात से आ रहा है। तो सब बच्चों के लिए बराबर हर चीज़ होनी चाहिए। तो उसमें स्कूल वाले ये कर सकते हैं कि एक पिक एंड ड्रॉप के लिए कितनी दुनिया में हमारी देखें आप कि नौकरी नहीं है, इसी तरह कुछ चिंची, कुछ रिक्शे स्कूल वाले अरेंज करें, गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें अलाउ हों, तो वो जो देहात से दूर आ रहे हैं बच्चे, उनकी पिक एंड ड्रॉप का मसला हो जाए। सब मसला ये मसला हल हो गया तो जाहिर सी बात है एडमिशन भी आएंगे, बच्चे पढ़ेंगे, पेरेंट्स के लिए मुश्किल नहीं होगी, फीस ज़्यादा नहीं होगी तो बच्चे खुद भी आएंगे। यकसा निसाब एक जैसा होगा सब स्कूलों का, तो सब बच्चे एक जैसे ही परवाह होंगे और वो आगे पाकिस्तान की तरक्की के लिए बढ़ेंगे। तो इसमें यही हमारे बेसिक पॉइंट हैं जो हम इतने अरसे से टीचिंग लाइफ में हैं, तो हम यही फॉलो करते हैं, देखते हैं
कि पाकिस्तान में जिस चीज़ की कमी है सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ गुर्बत है, नौकरियाँ नहीं है, लोगों को नौकरियाँ चाहिए, पढ़े लिखे लोग डिग्रियाँ लेके फिर रहे हैं, उनको हम यूज़ कर सकते हैं, उनको हम स्कूल्स की कितनी हमारी एक्टिविटीज़ हैं हम उनमें उनको ला सकते हैं, इस तरह हम उनकी जॉब का भी अरेंज कर सकते हैं, उनके बच्चे फिर वो साथ लेकर आएंगे, वो भी पढ़ेंगे। इसी तरह ये सारे मसले हल हो सकते हैं अगर तालीम के अखराजात सही तरह से पूरे किए जाएं। गवर्नमेंट की तरफ से अखराजात की भी कमी है, वो भी सारे आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहे हैं। तो ये काम इसी तरह है कि एक मिलकर टीम वर्क होता है, तो जिससे हम ये अपनी ख्वानदगी की शरह हम खुद कम कर सकते हैं। आज हम मिलकर ये अहद करें कि हम ऐसा स्कूल बनाते हैं जहाँ पे एक पिक एंड ड्रॉप भी मिलेगी, यकसा निसाब होगा, फीस कम होगी, तो देखें आप में लोगों में खुद ही ये शौक पैदा होगा कि हमारा बच्चा भी पढ़े, उन्हें यूनिफॉर्म दिया जाए, स्कूल की तरफ से उन्हें किताबें दी जाएं, उनमें जाके घर घर औरतें उनको ये गाइड करें कि आप भी भेजें, आपका बच्चा भी पढ़ेगा, कल को वो भी मुल्क की तरक्की के लिए काम करेगा, तो फिर औरतों में भी ये तालीम का आ जाएगा शौक। तो इसमें यही है कि वालिदैन का सबसे पहले ज़रूरी है कि उनको गाइड किया जाए और स्कूल में अच्छा निज़ाम हो जिसकी वजह से बच्चे भी ना आएंगे। जी, आपने बड़ी अच्छी तरह हमारे नाज़रीन को बताया कि शरह ख़वानगी में इजाफा कैसे किया जा सकता है और वो क्या क्या स्टेप हैं जो कि गवर्नमेंट को इस सिलसिले में लेने चाहिए, और गवर्नमेंट के साथ साथ जो मुआशरे में जो हमारी सबकी जिम्मेदारी है वो भी इस सिलसिले में हमें निभानी चाहिए। हमारी जो दूसरी मेहमान हैं मोहतरमा शैला गुल उमर साहब, उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप हमें ये बताएं कि क्या तालीमी बजट जो गवर्नमेंट एलोकेट कर रही है वो मुनासिब है, और क्या अगर वो कम है तो ये भी एक ख्वानदगी के कम होने की वजह तो नहीं? जी बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत अहम सवाल किया है। इस सवाल के जवाब में मैं कहूँगी कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल है स्कूलों को मसला हो रहा है, जैसा कि हमारी गुज़िश्ता 2 साल से कोविड-19 की वजह से बजट्स का जो मसाइल है, बजट के वो बहुत कम हिस्सा है। अगर हम बजट का जायजा देखें पिछले 2 सालों में या पिछले जब से पाकिस्तान बना है, सबसे कम हिस्सा जो रखा जाता है वो तालीमी बजट को दिया जाता है। तालीम और सेहत 2 बुनियादी शोबे हैं। अगर हम इन दोनों के बजट को कम कर देंगे तो सेहत के मसाइल पैदा होंगे और तालीम के मसाइल पैदा होंगे। तो जब तक हुकूमत जो है वो बजट में इजाफा नहीं करेगी तब तक जो है वो स्कूलों का निज़ाम बेहतर नहीं होगा। जाहिर है अब जिसने स्कूल खोलना है वो अपनी जेब से तो पैसा दे के स्कूल खोलेगा। फिर कोविड-19 की वजह से जिस तरह हमारे स्कूल बहुत अरसा बंद रहे हैं, इसके लिए फाइनेंशियल बहुत क्राइसिस का सामना करना पड़ा। पूरे मुल्क में ही ओवरऑल क्या पूरी दुनिया में ये अलमिया है कि सभी को इन मसाइल का सामना करना पड़ा है। तो ज़रूरत इस बात की है कि इस वक्त जो है तालीमी बजट को बढ़ाया जाए, क्योंकि हमारी जो सबसे ज़्यादा कोविड-19 की वजह से निगलेक्ट जो हुई है चीज़ वो तालीम है। बच्चों के स्कूल ना आने की वजह से उनका जो बहुत खर्च हुआ है पढ़ाई का, अगर वो बजट जो है तालीमी खर्चात में बजट करेंगे तो हम स्कूल उनको यूनिफॉर्म प्रोवाइड कर सकता है, किताबें दे सकता है। फिर इसके अलावा स्कूल के अपने एक्सपेंसेस होते हैं, असातिज़ा की तनख्वाहें हैं। तो तालीमी बजट बहुत ज़रूरी है और ये एक बहुत बड़ा मेन रूट कॉज कह लें कि ख्वानदगी के कम होने की एक वजह ये भी है। स्कूलों में जब तक वो बजट को बढ़ाया नहीं जाएगा शरह ख्वानदगी में इजाफा ना होगी। जी बहुत अच्छा जी, आपने ये सही इस चीज़ पर अपना जोर दिया है कि तालीमी बजट जो है वो कितना ज़रूरी है ख्वानदगी को बढ़ाने के लिए, और अगर ये पाकिस्तान में ख्वानदगी नहीं बढ़ रही तो उसकी एक वजह बजट का कम होना भी है। तो हम अपनी दूसरी मेहमान मोहतरमा नहीं ज़रा से ये जानने की कोशिश चाहेंगे कि वो हमें ये बताएं कि शोबा तालीम में जो क्या क्या मसाइल हैं और जिनका सामना हमारे माशरे में लोगों को है, और जो मसाइल जो अपना शरह ख्वानगी में इजाफा ना होने का बायस भी है। जी सर, ये बहुत अहम सवाल है और ये कि इसमें शुबा तालीम में मसाइल हैं बहुत ज़्यादा और शुरू से ही है जब से पाकिस्तान बना है, क्योंकि मेन चीज़ तो निसाब की होती है कि हम बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं। तो जो निसाब
पाकिस्तान बनने से पहले का है, अभी तक तो कुछ अरसा तक तो वही चलता रहा है। अगर चेंज भी उसमें आती है तो कोई वो इतनी खास नहीं आती इस लेवल पे कि कोई नई चीज़ें सिखाई जाएं या नहीं, यानी पुराना निसाब तालीम हम बच्चों को दे रहे हैं जो आज से पाकिस्तान बनने से पहले तक पढ़ाया जाता है। तो ये बहुत मसला है मेरे ख्याल में। दूसरा ये कि फंड्स की कमी है, यहाँ पे हमारे पास बहुत फंड की कमी होती है, स्कूल्स में वो फंड नहीं होते जिनकी ज़रूरत होती है, जो सहूलियात उन फंड की वजह से बच्चों को हम दे सकते हैं वो हम उन्हें नहीं दे सकते। तो बजट को ज़रूर लाजमी बढ़ाना चाहिए गवर्नमेंट को। और इसके अलावा टीचर्स बहुत कम होती हैं स्कूल्स में, यानी एक टीचर पे इतनी जिम्मेदारी, जबकि 25 से 30 तक की होनी चाहिए क्लास में, और ऐसा नहीं होता। यहाँ तक कि 100 तक और 100 से अबव भी मैंने देखी है क्लासेस में बच्चों की तादाद। तो ये बात बहुत गलत है कि एक टीचर इतने बच्चों को नहीं सही तरह से पढ़ा सकती। मैं लेयर कॉलेज में जब गई सर, तो वहाँ पे उस वक्त जब प्रिंसिपल से कहा मैंने कि मैं लाहौर से आई हूँ और मैंने यहाँ पे क्लास लेनी है, वो डेवलपिंग है बहुत ज़्यादा, लेकिन जनूबी पंजाब का शहर है और वहाँ उस वक्त 90 की बात है। तो प्रिंसिपल ने मुझे कहा कि मेरे पास इस वक्त 6 हैं स्टाफ मेंबर्स, 6 प्रोफेसर हैं, जबकि मुझे 30 की ज़रूरत है। अब तो खैर तादाद बहुत बढ़ गई है बच्चों के लिए और टीचर्स प्रोफेसर्स की भी, लेकिन उस वक्त की कंडीशन में आपको बता रही हूँ 90 की, कि 6 प्रोफेसर्स थी प्रिंसिपल के पास, जबकि उसे 30 चाहिए थी। तो वो इतना खुश हुई कि आप यहाँ क्लास है, ऑलरेडी मैंने वहाँ पे पढ़ाया काफ़ी अर्सा। तो मतलब इतना ये हाल है। और बात दूसरे जनूबी पंजाब का मैंने विजिट किया स्कूल्स का, वहाँ कमोबेश यही कि 1-1, 2-2 टीचर्स होती थी क्लासेस में, पूरे स्कूल को वो करती थी। तो इस तरह से स्कूल में टीचर्स की तादाद सही होनी चाहिए, अभी तक जो नहीं सही होती। या जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उनमें ज़्यादा टीचर्स पढ़ी लिखी नहीं होती। आप नॉर्मल स्कूल्स की जो बहुत हाई लेवल के स्कूल हैं उनकी मैं बात कर रही, लेकिन जो स्कूल प्राइवेट है हमारे गली मोहल्लों में सब, उनमें टीचर्स अंडर मैट्रिक भी होती हैं, इससे भी कम पढ़ी हुई होती है, जिनको बस ABC आती है 100 तक गिनती, और वो कहते हैं नर्सरी को ही पढ़ाना है ना आपने, तो आपको नहीं भी कुछ आता तब भी आप मतलब आप ले क्लास, हम आपको गाइड करेंगे। और थोड़ी सी पे वो टीचर्स को बच्चों को रख लेती हैं, वो पढ़ाती हैं। तो अच्छी टीचर्स होनी चाहिए, क्वालिफाइड टीचर्स होनी चाहिए। ये सारे मसाइल, क्योंकि जब वो टीचर सही नहीं पढ़ाएगा तो बच्चे ने फिर क्या पढ़ना है। बताया कि अपना शुबा तरीन की जो मसाइल हैं उसके बारे में रोशनी डाली, तो आपने बड़ी अच्छी तरह वो कई ऐसे मामला जो है उनको हाईलाइट किया, जैसे कि उनमें बड़ी अहम बात आपने बताई कि जो टीचर हैं उनका प्रॉपर एजुकेट होना बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरे तरफ आपने जो इशारा किया कि ये टीचर्स स्टाफ की कमी है, ये भी एक बहुत अहम मसला है जो कि आपने बताया। जो दूसरी मेहमान है मोहतरमा शैला गुल उमर, उनसे ये कहेंगे कि आप हमें ये बताएं क्या जो हमारा मौजूदा एजुकेशन सिस्टम है, जो निज़ाम तरीन है, क्या वो दुरुस्त सिमत में है जा रहा है? क्या वो उसकी वजह से तो शराब ख़वानगी में कमी जो आई हुई है, शराब ख़वानगी में जो इजाफा नहीं हो रहा, उसकी एक वजह हमारा ये प्रेजेंट जो एजुकेशन सिस्टम है ये तो नहीं है? जो सर आपने सवाल किया है इसको मैं इस तरह से रिलेट करूँगी कि कोई भी निज़ाम जब भी सक्सेसफुल होता है या अनसक्सेसफुल होता है, उसके पीछे कोई एक मुहर्रिक नहीं होता, बहुत सारे मुहर्रिकात होते हैं जिसकी वजह से वो सिस्टम फ्लॉप होता है। तो शराब ख़वानगी में कमी की एक वजह ये भी है कि हमारा जो स्कूलों का निसाब हमारा है वो निसाब अपडेटेड नहीं है। अगर वो पाकिस्तान बनने से अब तक यानी कि 70 साल हो गए हैं, अगर जो चीज़ हम तब पढ़ रहे थे वो अब तक वो वैसी की वैसी ही है, हम लेटेस्ट रिसर्चेस को अपने सिलेबस का हिस्सा नहीं बनाते। फिर दूसरा हमारा जो इम्तहानी तरीक़ाकार है वो इतना अप्रोप्रिएट नहीं है। बच्चे को जो है अगर बोर्ड के हिसाब से हम देखें तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर नहीं होता है, सब्जेक्टिव बेस्ड पेपर होता है, जिसकी वजह से वो बच्चे जिन्होंने सिलेक्टेड स्टडी की होती है वो भी पास हो जाते हैं, वही सवाल बार बार आते हैं। मतलब बच्चे के अंदर वो कहते हैं तालीम वही है जो अंदर जज्ब हो, तो बच्चा जो है इतनी थॉरोली वो उस चीज़ को पढ़ता नहीं है कि 5 सवाल है, मैं ये 5 सवाल करके पास हो जाऊंगा तो बस ठीक है। वो मैट्रिक तो कर लेता है, फिर आगे जब प्रैक्टिकल लाइफ में उसे NTS के टेस्ट पास करने पड़ते हैं, आगे इंटरव्यूज और इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, वहाँ पे जाके वो फ्लॉप हो जाता है और ड्रॉप आउट रेट शुरू हो जाता है। जाहिर है एक बच्चा जिसने रट्टाबाजी करके कर लिया मैट्रिक जैसे तैसे हो गया, मैट्रिक तक हो गया, आगे फिर कॉलेजेस में जाके वो बच्चे दाखिला नहीं लेते, तो जिससे शराब ख़वानगी की कमी होती है।
तो हमारे एजुकेशन सिस्टम को, हमारे निज़ाम को भी बेहतर करने की ज़रूरत है। ये भी एक वजह है हमारे साथ में एक है। जी, आपने बड़ी अच्छी तरह ये इस बारे में बताया, और ये वाकई ये भी एक हकीकत है कि हमारा जो निज़ाम तलीम है वो उसको बेहतर होना चाहिए, और जदीद तकाज़ों के मुताबिक हमारा निज़ाम तलीम जो है वो होना चाहिए। अच्छा, हम ना अपने तीसरे मेहमान सिद्रा ज़ीब से जानना चाहेंगे कि वो भी हमें कुछ बताएं कि ये जो शोबा तलीम के जो मसाइल हैं उनके ज़िम्मे भी ऐसे कि जो शरह ख़वानगी में इजाफा आप बताना चाह रहे हैं? जी जी, मैं ये बताना चाह रही थी, मैं ऐड करना चाह रही थी कि उस्ताज़ा की तालीम के बारे में, कि वो स्कूल वाले या गवर्नमेंट अरेंज करें उस्ताज़ा की वर्कशॉप्स हों, वहाँ उन्हें जदीद तरीक़ों के बारे में बताया जाए कि बच्चों को किस तरह पढ़ाना है, उनकी न्यू मेथोडोलॉजी यूज़ की जाए कि ऐसे ये पैटर्न से उसका प्रैक्टिकल भी करें, औरल भी, और वो लर्निंग पावर बच्चों की स्ट्रॉन्ग करने का, टीचर्स को ये सब सीखना बहुत ज़रूरी है। जब तक टीचर नहीं सीखेगी वो आगे अपने बच्चों को कैसे डेवलप करवाएगी। तो यही है कि न्यू टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान में। वही बात आ जाती है जैसे मैम ने कहा कि पाकिस्तान बना है तब से सिलेबस चल रहा है, अब पाकिस्तान ने कितनी तरक्की कर ली है वो हमें बताना है कि हमने अपने बच्चों को सिखाना है कि आप ही ऐसे तरक्की करके कल को पाकिस्तान को और डेवलप करें। तो वो ये जो न्यू टेक्नोलॉजीज हैं, आईटी की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ये छोटे लेवल से ही हमें लेकर चलना चाहिए, क्योंकि जो लर्निंग प्रोसीजर स्टार्टिंग एज में बच्चों की होती है 5-6 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी पिक करते हैं, और उनकी लर्निंग पावर बहुत शार्प चल रही होती है, और उन्हें हम जितनी टेक्नोलॉजी के बारे में देंगे ना कॉन्सेप्ट, और नेक्स्ट डे आपने देखें वो जरूर कोई ना कोई न्यू क्रिएचर उनके पास होगी कि मैम हमने ये किया था, आपने हमें बताया था, हमने ये क्रिएट किया है। तो वो इसी तरह फिर हमारे पाकिस्तान में नए से नए डॉक्टर आएंगे, इंजीनियर बनेंगे। तो यही ज़्यादा मेथोडोलॉजी जो हमारी है ना, मैं टेक्नोलॉजी न्यू, और ये टीचर्स को गाइड करना बहुत ज़रूरी है। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। एक तो ये है कि ये जो न्यू टेक्नोलॉजी को फॉलो करना चाहिए, और दूसरी आपने एक बड़ी अहम बात की तरफ इशारा किया कि टीचर ट्रेनिंग जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, और टीचर ट्रेनिंग जो है वो हमारे एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए वो एक अहम रोल प्ले कर सकती है। तो हम ना अपने प्रोग्राम के आखिर में हमारे जो मेहमान हैं उनसे ये जानना चाहेंगे कि वो ख़वानीन का जो आलमी दिन है इस पे कोई मुख्तसर सा कोई मैसेज जो है ना वो आप दें कि क्या मैसेज आप देना चाहते हैं, आप ही बता दें हमें। वो पाकिस्तान की शरह ख़वानगी इसी तरह ही बढ़ सकती है कि वालिदैन को ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज किया जाए, सोशल वर्कर्स कर जाएं, जो गांव में स्कूल में बच्चों को नहीं भेजते हैं उन्हें बताया जाए कि तालीम की अहमियत क्या है, तालीम का शरह कैसे बढ़ाई जा सकती है, और उन्हें अगर वो अपनी मतलब फ़ीसों की वजह से परेशान होते हैं तो ज़्यादातर स्कूल्स में गवर्नमेंट को ये अगर यकसा निसाब उन्होंने किया ना, तो पेरेंट्स का सबसे पहला यही मसला होता है कि फ़ीस का, तो वो उन्हें फ़ीस का भी गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरफ भी आएँ। यकसा निसाब तो लागू हो गया, अब फ़ीस का भी हो तो पेरेंट्स का सबसे मसला हल हो जाएगा कि वो थोड़ी फ़ीस में भी अगर बच्चों को पढ़ा अच्छा हर चीज़ मिल रही है, हमें न्यू टेक्नोलॉजीज का सिलेबस सब कुछ मिल रहा है, तो पेरेंट्स, मैं नहीं चाहती कि कोई भी ऐसा होगा कि ओके कि मेरा बच्चा ना पढ़े। तो गवर्नमेंट को यही करना चाहिए कि पेरेंट्स को फैसिलिटीज़ दें और इस पे बैठ के टीम वर्क किया जाए। मैडम इंशाअल्लाह ये हमारे नाम को ख़वानीन के आलमी दिन के मौका पर जी, आज जैसा कि 8 सितंबर को जैसा कि सबको पता है कि आलमी दिन मनाया जाता है ख़वानीन का, तो इस दिन के मैसेज मेरा आपके लिए यही है कि हम सबको ये दिन पूरी स्पिरिट के साथ मनाना चाहिए। किस तरह हम इसमें अपना हिस्सा डाल सकते हैं, बेशक आप तालीम के शोबे से वाबस्ता हैं या नहीं, आप सिंपल ये करें कि किसी बुक शॉप पे जाएं, एक किताब खरीदें और किसी को गिफ्ट कर दें, या आप किसी लाइब्रेरी का विजिट करें, वहाँ से एक किताब लें, उसे पढ़ें, उसमें पढ़ी गई कोई एक बात फॉलो कर लें। इस तरह आप अपना हिस्सा डाल सकते हैं। इसके अलावा आप किसी अनफॉर्चुनेट चाइल्ड की फीस का ठेका पूरे जिम्मे ले लें अपने, कि 1 साल के लिए मैं इस एक बच्चे की फीस अदा करूँगा। तो आप अगर किसी भी एक बच्चे की जिम्मेदारी ले लेते हैं, इससे बहुत हमारा माशरा जो है वो पॉजिटिव सिम्त में चलेगा, मस्बत वे में जो है आप उसको वो कर सकेंगे।
तो सबको अपना हिस्सा थोड़ा थोड़ा डालना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारा तालीमी निज़ाम बेहतर होगा। ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, ये मुल्क हम सबका है, तो हम सबको इसमें अपना हिस्सा डालना चाहिए। जी बहुत अच्छा भी आपने मैसेज हमारे नाज़रीन को दिया। तो हम मैडम नहीज़ारा से भी कहेंगे कि वो ख़वातीन के आलमी दिन के मौका पर कोई मैसेज जो है वो हम आपके लिए दें। जी सर, मैं तो एक शेर पढ़ूंगी जो कि मेरा माटो भी है कि इल्म की शम्म जलाओ के है तारीख फिजा, इल्म की शम्म जलाओ के है तारीख फिजा, आओ इस नूर से दुनिया में उजाला करते। लिटरेसी डे पर मेरा ख्याल है कि मेरे लिए मैं यही कहूँ। जी बहुत अच्छा जी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें आज के जो ख़वातीन का आलमी दिन है इसके मौका पर जो प्रोग्राम के लिए